मित्रों नमस्कार, मैं हूं व्यास जी। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कानून का शासन और शासन के नैतिक बल पर चर्चा करेंगे। मेरे विचार से चर्चा इसलिए आवश्यक हो गई है कि हाल में देश में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं जो उन सभी लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं जो मानते हैं कि देश में कानून का शासन होना चाहिए और कानून का शासन संविधान में जो भी बुनियादी बातें कही गई हैं, न्याय के बारे में, समता के बारे में, बंधुता के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में, इन सभी के परिप्रेक्ष्य में शासन चलाया जाना चाहिए। मैं कुछ अवधारणाओं पर पहले आपसे चर्चा करना चाहूँगा। उसके बाद कुछ उदाहरणों के माध्यम से मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए कि क्या हमारे यहाँ जो शासन चल रहा है वह भले ही देखने में कानून का शासन लगता हो, किंतु क्या उस शासन का कोई नैतिक बल भी है। मित्रों, एक डेमोक्रेसी में जो हम हैं और एक संविधान जो हमारे पास मौजूद है, उसके अनुसार किसी भी शासन को, किसी भी सत्ता को जो वैधता प्राप्त होती है वो जनता से प्राप्त होती है। जनता राजनीतिक दलों को चुन करके सत्ता में बैठाती है और इस चुनाव के कारण, इस प्रक्रिया के कारण संविधान इस सत्ता को मजबूती प्रदान करता है, इस सत्ता को मानता है, इस सत्ता को मान्यता देता है और सत्ता को वैधता या लेजिटिमेसी प्राप्त होती है। और इस वैध सत्ता को जो प्रभुत्व प्राप्त होता है, यानी जो उसे काम करना होता है, उसके लिए जो शक्ति प्राप्त होती है, अथॉरिटी प्राप्त होती है, वह निश्चित तौर से कानूनों के द्वारा प्राप्त होती है। यानी कानून के अनुसार उस सत्ता को देश के तमाम मसलों को चलाना है, जिसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कानून का शासन कहते हैं। और ये कानून का शासन बिना राग, द्वेष, भय और प्रीत के चलाया जाना है, क्योंकि सभी लोग बराबर हैं। संविधान के अनुसार कानून के समक्ष सभी बराबर हैं और सबके लिए समान कानून का पालन होना चाहिए। ये हमारे संविधान में है। और ये भी समझने की बात है कि वो जो संविधान है, जो संवैधानिक मूल्य हैं, जो प्रावधान हैं, वह सुप्रीम लॉ है और सारे दूसरे जो कानून हैं, वे सारे कानून उसी सुप्रीम लॉ के निकष पर साधे जाते हैं। और यदि पाया जाता है कि संविधान के अनुसार सही हैं, तो वो उसे उन्हें कानून की एक तरीके से सही ढंग से मान्यता मिलती है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, जो कानून पारित किए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, संसद या विधानमंडलों के द्वारा, वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं है, तो उनको चुनौती दी जा सकती है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। जो बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन के बाद से न्यायालय इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है और उसे ही जुडिशियल रिव्यू का अख्तियार, अधिकार है। हालांकि उस पर भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी में और हमारे संविधान में साफ साफ वर्णन किया गया है कि उसके पास जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है। चाहे अनुच्छेद 32 की बात कहें, अनुच्छेद 226 की बात कहें। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इस बात की शक्ति है कि वह देखे कि कानून जो भी बने हैं वे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार हैं। और 226 के अनुसार ये शक्ति हाई कोर्ट्स को है कि वो तमाम मसलों को देख सकते हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि जो प्रभुत्व सत्ता में आने वाले दलों को प्राप्त होता है, उसकी प्रेरक शक्ति क्या है। निश्चित तौर से एक डेमोक्रेसी में उसकी प्रेरक शक्ति नैतिक बल को हम मानेंगे, इथिकल गवर्नेंस के सिद्धांतों को मानेंगे,
इथिकल फोर्स को मानेंगे कि जो कुछ भी कानून के अनुसार सरकारें करेंगी या सत्ता करेंगी या करती है, उसकी प्रेरक शक्ति है नैतिकता, इथिक्स, इथिकल गवर्नेंस। इसलिए शासन का नैतिक बल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर लोगों को लगेगा कि शासन एक्स के लिए अलग तरीके से काम करता है, वाई के लिए अलग तरीके से काम करता है, तो कहीं न कहीं शासन का नैतिक बल क्षरित होता हुआ माना जाएगा, क्षीण बल है। और अगर शासन का नैतिक बल क्षीण होता चला गया तो कभी न कभी उसकी वैलिडिटी यानी उसकी लेजिटिमेसी, उसकी वैधता और उसके प्रभुत्व पर भी संकट आ सकता है, वो भी सवालों के घेरे में आ सकता है। मुझे लगता है कि आज की परिस्थितियों में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिन्हें कानून का शासन तो कहा जा सकता है, क्योंकि कानून के अनुसार बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो कानून के अनुसार नहीं होती, लेकिन उस पर हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। जो कानून के अनुसार होती हैं, यानी जो कानून की धाराओं के अनुपालन में की जाती हैं, हम उसकी चर्चा कुछ उदाहरणों के साथ करना चाहेंगे कि क्या उसके पीछे कोई नैतिक बल सत्ता का है, क्या वो न्यायपूर्ण ढंग से उसका पालन किया जा रहा है, उस कानून का, उसका एप्लीकेशन क्या समता के सिद्धांतों के आधार पर किया जा रहा है, सबको कानून की नज़र से बराबर देख के किया जा रहा है, क्या स्वतंत्रता के जो हमारे मूल्य हैं उनको, ये जो फ्रीडम हमें मिले हुए हैं मूलभूत अधिकारों के रूप में, क्या उन अधिकारों का आदर किया जा रहा है सत्ता के द्वारा, क्या बंधुता की भावना से काम किए जा रहे हैं। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर कुछ अनुभव और कुछ जो आजकल चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, मैंने 3 उदाहरण लिए हैं। पहला यह है कि केंद्रीय एजेंसियां भ्रष्टाचार के ऊपर एक तरीके से प्रतीत होता है कि उन्होंने हल्ला बोल रखा है। बहुत अच्छी बात है। किसी भी सभ्य समाज में और संविधान के अनुसार चलाए जाने वाले समाज में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। कोई किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को प्रश्रय देना अगर चाहता है तो उसका भी नैतिक बल का क्षरण है। अगर सिविल समाज के रूप में देना चाहता है या व्यक्तिगत रूप में देना चाहता है तो क्षरण है। परंतु यदि भ्रष्टाचार के विरुद्ध सेलेक्टिव ढंग से काम हो रहा हो, छापे सेलेक्टिव ढंग से पड़ रहे हों, तो भले ही वो छापे कानून के अनुसार पढ़ रहे होंगे, कानून की धाराओं के अनुसार पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि आप कुछ लोगों के भ्रष्टाचार की अनदेखी इस वजह से कर दे रहे हैं क्योंकि वो सत्ता के करीब हैं, तो यह सत्ता का नैतिक बल या शासन का नैतिक बल मुझे लगता है कि उसके क्षरण का ही प्रतीक होगा। ऐसी शिकायतें हर एक दिन अखबारों में आ रही हैं। कुछ ही अखबारों में कहूँगा, क्योंकि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करता, लेकिन ये बातें खुल करके सामने आ रही हैं कि यदि एक ही तरह के भ्रष्टाचार का आरोप एक्स पर लग रहा है और यदि वह एक्स सत्ता के करीब है या सत्ता के में जो दल काबिज हैं, और मैं केवल एक ही जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम जगहों की बात कर रहा हूँ, तो उस पर कानून सॉफ्ट है, नरम है। और यदि वह वाई है और सत्ता के करीब नहीं है और अगर सत्ता का विरोधी है, तब तो कानून बिल्कुल लोहे के हथौड़े की तरह से, जैसे हथौड़ा लोहे का ही होता है, तो हथौड़े की चोट की तरह से चला आ रहा है। एक बड़े पूंजीपति के बारे में लगभग 2-3 महीनों से चर्चा हो रही है कि उन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और फ्रॉड से उन्होंने अपने शेयरों के दाम बढ़ाए हैं और शेयर कंपनियों के माध्यम से इन्वेस्टमेंट हुआ है। किंतु क्या मजाल की सेंट्रल एजेंसीज उनके दरवाजे तक पहुंच जाए, तो यह कहीं न कहीं सत्ता के नैतिक बल के क्षरण का मैं प्रतीक मानता हूं। और मैं समझता हूं कि आप सभी मित्रों को मेरा आग्रह होगा कि इस पर हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्या इसमें हमारा भी दोष है? क्या हम नागरिकों
के भी नैतिक बल का क्षरण हो गया है, क्योंकि हम ही से सत्ता को वैधता प्राप्त होती है, लेजिटिमेसी प्राप्त होती है इलेक्शन के माध्यम से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम हिंदू मुसलमान में इतने बंट गए हैं? क्या हम अपने घरों में नैतिकता का पालन नहीं कर रहे हैं? क्या हम सही और गलत के बीच फ़र्क करना भूल गए हैं? ये हमें थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है। तो दूसरा उदाहरण मैं लूँगा वो यह है कि कई राज्यों में, किसी एक राज्य की बात मैं नहीं करता, मुकदमों की वापसी भी बड़े पैमाने पर होने लगी है। अगर कोई विपक्षी दल सत्ता में आ जाता है तो वह अपने सदस्यों और अपने समर्थकों के ऊपर जो पिछले रिजीम में, पिछले सत्ता में जो मुकदमे हुए थे, जिसमें दंगा तक शामिल है, उनकी वापसी करने में बिल्कुल हिचक नहीं करता। उस अधिकार भी प्राप्त है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 321 के अंतर्गत मुकदमों की वापसी का प्रावधान है और उसके अंतर्गत सरकार पीपी को आदेश देती है या एडिशनल पीपी को आदेश देती है और ये माना जाता है कि वो स्वतंत्र रूप से उस आदेश के आधार पर विचार करेंगे और मुकदमे की वापसी के लिए कोर्ट में अर्जी लगाएंगे और कोर्ट को संतुष्ट करेंगे कि इससे न्याय के सिद्धांतों का पालन हो रहा है, ये न्याय हित में बहुत ज़रूरी है और उन्होंने स्वतंत्र रूप से विचार किया है, इससे व्यापक लोकहित सधेगा। और जो मुकदमे जो वापस करने की उनकी दरख्वास्त है वो उन मुकदमों के बारे में है जो गलत मुकदमे थे, किसी को फंसाने के लिए पहले की जो सरकार थी उसने लगा रखे थे। देखने में तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है कि भाई आप सत्ता में आ गए तो 321 CRPC का प्रयोग आप कर सकते हैं, आपका अधिकार है। लेकिन प्रश्न ये है कि जब आप सत्ता में नहीं थे तो आप पर मुकदमे थे, अब आप जब सत्ता में आए हैं तो आप भी वही करना शुरू कर रहे हैं। आप भी अपने विरोधियों के ऊपर विभिन्न तरह की धाराएं लगा रहे हैं और विरोधी कह रहे हैं कि हमको फंसाया जा रहा है। ये राजनीतिक विद्वेष के कारण, यह राग द्वेष भय प्रीति के बिना नहीं हो रहा है, ये राग द्वेष के वजह से हो रहा है, हमारे विरुद्ध हो रहा है। और जब उनकी सरकार आएगी तो अपने मुकदमे हटा लेंगे। तो निश्चित तौर से इससे किसी एक दल विशेष की बात नहीं है। ये जो राज्य का चरित्र है, जो सत्ता का चरित्र है, ध्वनित होता है कि वो अपना नैतिक बल खोता चला जा रहा है। अगर किसी को फंसाने के लिए मुकदमे हो रहे हैं तो जो तंत्र बना हुआ है, लगता है उस तंत्र के पास भी नैतिक बल नहीं है। जिसको सरदार पटेल ने कहा था कि ये जो सिविल सर्विस के लोग हैं वो स्टील फ्रेम है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो स्टील फ्रेम है वो बम्बू फ्रेम बनते चले जा रहे हैं। वरना किसी के ऊपर झूठे मुकदमे लादने की कोशिश कैसे हो सकती है? अगर पुलिस स्टेशन में झूठे मुकदमे की पहले ही पड़ताल हो जाए या झूठा मुकदमा करने के बाद सही ढंग से पड़ताल हो जाए, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, और जो पुलिस के लीडरशिप के लोग हैं यदि उनमें नैतिक बल हो तो किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अगर वो स्टील फ्रेम है तो नहीं झुकेंगे। तो फिर ये कैसे मुकदमे हो जा रहे हैं? मैं इन प्रश्नों पर भी आपको सोचने के लिए छोड़ता हूँ कि देखा जाए कि संविधान ने कुछ महान आदर्श हमारे समक्ष रखे हैं और संविधान ने एक प्रशासनिक और राजनीतिक तंत्र की कल्पना की है जो संविधान में है, जिसके माध्यम से उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा संविधान एक सामाजिक और कानूनी दस्तावेज दोनों है। तो अगर वो कानूनी दस्तावेज है, उसमें शक्ति है, वो सुप्रीम है, उसकी सुप्रीमेसी है, तो ऐसी दशा में जो तंत्र उसमें गठित किए गए हैं, कहीं न कहीं उस तंत्र में खराबी है। अगर खराबी न हो तो गलत केसेस किसी पर नहीं लादे जाएं, इसलिए मुकदमों की वापसी का सवाल नहीं पैदा हो। लेकिन ऐसा हो रहा है।
तो कहीं न कहीं यह शासन के नैतिक बल, उस तंत्र के नैतिक बल के क्षरण का भी प्रतीक है। आप इस पर विचार करें। तो तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 432 और 433A में प्रावधान है कि जो फांसी की सज़ा से लेकर के आजीवन कारावास की सज़ा पाए हुए जो कैदी हैं, विभिन्न कारणों से और समुचित कारणों से मैं कहूँगा, उनकी सज़ा में कमी की जा सकती है, रिमिशन किया जा सकता है। उसके लिए जो जेल मैनुअल भी बनाए गए हैं विभिन्न राज्यों में, उसमें प्रावधान है और रिमिशन बोर्ड बने हुए हैं। आमतौर से जो उस प्रदेश का होम सेक्रेटरी होता है, उसकी अध्यक्षता में रिमिशन बोर्ड बने हुए हैं और राज्य सरकार कुछ नीति निर्देश देती है, कुछ जनरल गाइडलाइंस देती है, जिसके आलोक में जो भी मुकदमे में के बाद जो सज़ा प्राप्त कैदी हैं, जो बंदी हैं, उनके सज़ा को कम करने के बिंदु पर वो कमेटी बैठती है और उन गाइडलाइंस के आधार पर विचार करती है और अनुशंसाएं सरकार को देती है। बिल्कुल कानूनी तरीके से हो रहा है। लेकिन इधर कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरा अपराधी बनाम तुम्हारे अपराधी का भी खेल दिखाई देता है। जनसंहार और बलात्कार जैसे मामलों के दोषी सजा याफ्ता बंदियों को और यहाँ तक कि जिला पदाधिकारी जैसे सिविल सर्वेंट की हत्या के सजा प्राप्त बंदियों को इन धाराओं का उपयोग करके उनकी सजा कम करके उनको छोड़ने के दृष्टांत सामने आए हैं। क्या कानून का जो पालन है वो सेलेक्टिव ढंग से होगा? कानून का पालन तो हो रहा है, लेकिन इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ है इस तरह के मामलों में? अगर चुने हुए लोगों को इस वजह से, क्योंकि वो सत्ता के करीब हैं या सत्ताधारी दलों को उनसे राजनीतिक लाभ होगा, चाहे वो धर्म के आधार पर लाभ हो, चाहे जाति के आधार पर लाभ हो या अन्य कारणों से लाभ हो, अगर इस वजह से उनको कानून की इन धाराओं का इस्तेमाल करके छोड़ा जा रहा हो, तो कहीं न कहीं उस सत्ता के नैतिक बल के क्षरण का ये प्रतीक है और ये चिंता का विषय है। ये मेरा अपराधी बनाम तुम्हारा अपराधी वाला मामला है। जहाँ पर कानून के शासन का पालन नहीं होता, वहाँ तो फिर ठोको नीति है और बुलडोजर जस्टिस भी है। उसे भी आप सही साबित कर सकते हैं कि वो तो अपराधी है। आपने जिनके ऊपर से मुकदमे हटा लिए वो अपराधी नहीं थे। आपने जिन सजा याफ्ता लोगों को जेलों से समय के पहले रिहा कर दिया वे अपराधी नहीं थे, लेकिन जिनके इनकाउंटर में आपने मरवा डाला या जिनको आपने जिनके घरों को जमींदोज कर दिया बुलडोजर से, वे अपराधी हैं। तो मेरा अपराधी बनाम तेरा अपराधी का मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं सत्ता अपना नैतिक बल खोती जा रही है और ये, जैसा मैंने बहुत पहले भी कहा, ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि यह होने पर सत्ता की लेजिटिमेसी पर भी सवाल उठेंगे और सत्ता के उस प्रभुत्व पर भी सवाल उठेंगे कि जनता की ताकत से आप जो सत्ता में एक डेमोक्रेसी में आए हैं, संविधान के मुताबिक आपको काम करना है, तो आपको जो भी शक्ति प्राप्त है, प्रभुत्व प्राप्त है, वो बिना नैतिकता के वो तो नहीं चलेगा। आपको कानून का उपयोग सभी के पक्ष में विरोध में बिना राग द्वेष भय प्रीति के करना चाहिए। उसका जो अनुपालन, जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये सत्ता के लिए ज़रूरी है और सत्ता के उपकरणों के लिए भी ज़रूरी है कि बिना राग द्वेष भय और प्रीति के करें। और यदि यह नहीं हो रहा है मित्रों, तो वास्तव में ये सब हमारे आप सभी के लिए सोचने का विषय है। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों मैं कहना चाहूँगा कि यदि मेरी बातचीत आपको पसंद आई हो तो कृपया इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी जो है सो हमारे चैनल को ज़रूर देखते रहें। शायद बहुत सारी ऐसी बातें निकलेंगी जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर सकती हैं, सोचने के लिए प्रेरित कर सकती हैं और आप अपनी प्रतिक्रिया भी हमें देना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया का हमें स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।